लोगों ने साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन और ट्रोपिलियम आयन पर प्लस चार्ज लगाकर, और मैंने बताया था कि लिटरेचर में एक डेटा है कि ये ज्यादा स्टेबल है। अगर साइक्लोप्रोपिनाइल पर तीनों जगहों पर एक एक प्रोपाइल ग्रुप लगा दें तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, ट्रोपाइलियम से ज्यादा है। तो लेकिन मैंने जब प्रोपाइल ग्रुप लगाया तो गलती से वो इथाइल ही लग गया था, उसको करेक्ट कर लीजिए, बस इतना बताना था मुझे, ठीक है ना। सो एक्चुअली आई टोल्ड दैट देयर आर 3 प्रोपाइल चेन्स बट आई रोट इथाइल बाय मिस्टेक, राइट। हाँ, अल्फा HO6 है, लेकिन अगर प्रोपाइल ग्रुप मतलब प्रोपाइल ग्रुप इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ इथाइल, सो प्लस आई विल बी इंक्रीज्ड। यू अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन बता दिया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बता दिया, मैंने आपको हाइड्राइड शिफ्ट बता दिया, एल्काइल शिफ्ट बता दिया, फिनाइल शिफ्ट बता दिया। मैंने आपको यह भी बता दिया कि कौन सी परिस्थिति में कौन से वाले ग्रुप का शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है ना। कौन सी परिस्थिति में कौन से वाले ग्रुप का शिफ्ट करना चाहिए और उसके लिए हम क्या व्यवस्था बनाएं। हालांकि लिटरेचर में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं शिफ्ट को लेकर। मैंने आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर बताया और यह भी लिखवाया कि इस ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर केवल स्ट्रिक्टली फॉलो तभी किया जाता है जब माइग्रेशन वाला स्टेप ही RDS हो, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर कुछ कार्बोकेटायंस लिखूं और आपसे बोलूं कि क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा, तो आपको बताना होगा कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं और कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंज होने के बाद ये कौन से नए रिजल्टिंग कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा। कैन यू डू? चलो एक एक करके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इस कार्बोकेटायन में कोई रीअरेंजमेंट होगा तो आप क्या कहोगे? कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये क्या बन जाएगा बोलो? क्या ये अब ज्यादा स्टेबल है? क्यों? 6 अल्फा H है, पहले इसमें केवल 2 अल्फा H थे, ठीक है ना। ऐसे करोगे क्या? चलो बताना जरा, क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा और क्या रीअरेंजमेंट होगा वो भी? क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा? हाँ होगा। कौन सा रीअरेंजमेंट होगा बोलो? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी तो क्या फायदा होगा बोलो? अल्फा H बढ़ जाएंगे। अभी कितने अल्फा H हैं? 4। बाद में कितने हो जाएंगे बेटे? 5, ठीक है ना। क्या इसमें कोई शिफ्ट आप देख रहे हो? +4 सेकेंडरी है। लेफ्ट में या राइट में अगर शिफ्ट हो तो सेकेंडरी ही रहना है, फिर भी शिफ्ट होगा क्या? किधर की ओर जाएगा? ये लेफ्ट में जाएगा। क्या एडवांटेज मिलेगा? रेजो स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इस प्लस चार्ज में कोई शिफ्ट होगा क्या? किधर की ओर शिफ्ट होकर जाएगा? राइट में टर्शरी बनाने या लेफ्ट में? लेफ्ट में जाने से क्या एडवांटेज होगा? CPM का एडवांटेज मिलेगा। वेरी गुड। तो CPM के एडवांटेज के लिए ये टर्शरी में नहीं जाएगा बल्कि इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, आई विल कंटिन्यू। इसमें बताओ, ये शिफ्ट करके राइट में जाके टर्शरी बन जाए तो ठीक है, या लेफ्ट में आके यहां आ जाए सेकेंडरी? लेफ्ट में आने से सेकेंडरी रह जाना है, +M की स्टेबिलिटी मिलेगी। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद अगर ये लेफ्ट में आ जाए तो इसको +M की स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और +M की स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटायन कुछ भी कर सकता है। इसके लिए बताना, अगर कोई रिंग एक्सपेंशन वगैरह होना होगा तो वो भी बताना ना। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वो सब भी बताना है। बोलो बोलो 6th में क्या होगा बोलो? हाइड्राइड शिफ्ट। क्या 6 मेंबर्ड रिंग एक्सपेंड होती है? नहीं होती है। इसमें बोलो, इसमें भी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, टर्शरी बन जाएगा ये, ठीक है ना। समझ आ रही है बात? इसमें बताओ, क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा? नहीं। क्या इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगी? नहीं। कोई रीअरेंजमेंट होगा? नहीं।
क्योंकि इस कंडीशन में ये ज्यादा स्टेबल है. व्हाट द स्टेबिलिटी इट इज हैविंग? रेजोनेंस. सो नो रीअरेंजमेंट. ठीक है ना? बताना कौन सा रीअरेंजमेंट होगा और क्या नया प्रोडक्ट बनेगा, क्या नया कंपाउंड बनेगा, मतलब नया व्हाट यू कॉल कार्बोकेटायन. बताओ. 9th में बोलो. क्या इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी? तो मिथाइल शिफ्ट के बाद ये कैसा हो जाएगा बताओ? ऐसा हो जाएगा ये? इसमें बोलो. मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी. तो मिथाइल शिफ्ट के बाद एक मिथाइल इधर आ जाएगा और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा. इसमें बोलो. मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है भाई. कौन शिफ्ट करेगा बताओ? विच ग्रुप विल शिफ्ट प्रीफरेबली? हाइड्राइड शिफ्ट. 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. तो क्या बन जाएगा ये एक टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा. इथाइल, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल तीनों लगे हुए हैं. कौन शिफ्ट करेगा? आइसोप्रोपाइल शिफ्ट कर जाएगा. तो ये बन जाएगा और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा. ठीक है ना? कौन शिफ्ट करेगा बोलो? OMe शिफ्ट कर जाएगा. कौन सा वाला OMe? पैरा पोजिशन वाला या ऑर्थो वाला? बोलो. पैरा वाला. ऑर्थो वाला क्यों नहीं? बल्कि ऑर्थो से ज्यादा बेहतर तो इसी का माइग्रेशन है. नोट करो. 9th वाला बताओ भाई. 9th वाले में कौन शिफ्ट करेगा बोलो? एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा. तो इस कार्बन पर एक मिथाइल आ जाएगा, 2 यहां रह जाएंगे और प्लस चार्ज रह जाएगा. चलो, अगर इसमें कोई रीअरेंजमेंट हो रहा हो तो बताना. क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है? रिंग एक्सपेंशन हो रहा है. रिंग एक्सपेंशन के बाद क्या ये 5 मेंबर बन जाएगा? चले मुझे सजेस्ट करते चलिए. इसमें बोलो. बोलो. रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. रिंग कॉन्ट्रैक्शन से क्या फायदा मिलेगा? CPM बन जाएगा. ये CPM इज वेरी स्टेबल. बात समझ आ रही है? इसमें बताएं. रिंग एक्सपेंशन आप पूरा करें. इसको भी पूरा करिए. क्या क्या होगा रीअरेंजमेंट, फिर उसका रिजल्टिंग कार्बोकेटायन क्या होगा ये बताएं.
जरा मुझे बता दिया जाए 18th में क्या होगा, बोलो। रिंग एक्सपेंशन के बाद 6 मेंबर्ड हो जाएगा। तो जरा मुझे 21 देख के बता दो, क्या 21 और 18 बिल्कुल सेम है? और अगर ये वाला ब्रिज ना होता तो क्या ये 6 मेंबर्ड रिंग बनने वाला था? क्यों? तो अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग बनने वाला था तो बाहर से एक ब्रिज रहने दो। क्यों? जो ब्रिज बाहर से है वो रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ आ गई क्या? 19 को बताओ, क्या इसमें पहले रिंग एक्सपेंशन और बाद में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये टर्शरी होने वाला है? टर्शरी साइक्लो एक्साइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसमें भी वही होगा, रिंग एक्सपेंशन फिर हाइड्राइड शिफ्ट और ये 5 मेंबर टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? जरा एक और बता दो बस, यहां पर इसके लिए बताना, क्या ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा? रिंग एक्सपेंशन के बाद क्या इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी हो जाएगी? क्यों? और फाइनली ये 6 मेंबर्ड और ऐसे बन जाएगा। देख लो, सभी को दिख रहा है? आप किस तरह का रीअरेंजमेंट देख रहे हो? रिंग एक्सपेंशन कौन से वाले रिंग का? 4 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड? 4 मेंबर्ड रिंग में जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो कौन सा वाला बॉन्ड है जो एक्सपेंड करेगा? ये वाला। क्यों? ये एक्सपेंड कर जाएगा। तो सोचो तो ये वाला बॉन्ड यहां से ओपन होकर यहां लग जाएगा, तो क्या ये बाईसाइक्लो हो जाएगा ऐसे 5 मेंबर्ड? डायरेक्ट कर दूं क्या? रिंग एक्सपेंशन से ये बन जाएगा एक बाईसाइक्लो 5 मेंबर्ड और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। भाई 1 से 2 पर होगा ना एक्सपेंशन, तो 1 पर प्लस चार्ज आ जाएगा। कर दोगे? तो जरा इसको करना फिर। बोलो, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। कितने मेंबर्स की 2 रिंग्स बन जाएंगी बाईसाइक्लो? 6 मेंबर प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? फिर जरा इसको बताना, मान लो यहां पर एक प्लस चार्ज ले लूं और यहां पर ले लूं एक OH ले लेता हूं। यहां पर एक OH ले लिया, क्या ये रिंग एक्सपेंड हो सकती है? इसमें से अगर ये रिंग एक्सपेंड हो जाए, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, जरा देखो बोर्ड की ओर सभी लोग देखें, बॉयज सी दिस साइड। अगर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होकर यहां चला जाए तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। उसको क्या एडवांटेज मिलेगा? OH का प्लस M मिलेगा, तो उसके लिए वो ऐसा कर सकता है। तो ये 4 मेंबर रिंग जो लेफ्ट पर है वो तो ऐसी ही रही, ये एक्सपेंड होके 5 जरूर हो गई और OH के साथ प्लस चार्ज आ गया। बाद में ये H+ भी फायर हो जाता है और ये अल्टीमेटली एक कीटोन बन के रह जाता है। वो हम बाद में देखेंगे, हमें तो ये सब सीखना है वैसे। तो इसी तरीके से इसको करके बताओ। बताओ, 5 मेंबर रिंग 6 में बदल जाएगी और ये स्पाइरो जैसा हो जाएगा और प्लस चार्ज वहां आ जाएगा जहां OH ग्रुप लगा हुआ है एंड अल्टीमेटली आफ्टर फायरिंग H+, this becomes a kind of ketone। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसमें बताओ जरा। इसमें आपको कोई एडवांटेज लग रहा है, कोई शिफ्ट, कोई रीअरेंजमेंट लग रहा है? ये तो ऑलरेडी टर्शरी है, 2 रिंग से रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, फिर भी यस, फिनाइल शिफ्ट से क्या फायदा होगा? प्लस M मिल जाएगा। ये प्लस M के चक्कर में यहां शिफ्ट करेगा। प्लस M के लिए कार्बोकेटाइन कुछ भी कर सकता है। 1,2 फिनाइल शिफ्ट के बाद ये बन जाएगा, ये मैंने गलती कर दी, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये OH हो गया
और यहां 3 फिनाइल्स आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो जरा मुझे बताएं, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है 4 और ये है 5। जरा ध्यान से देखें, मुझे बताएं क्या इस पॉजिटिव चार्ज में कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? किधर की ओर रीअरेंज करके जाना पसंद करेगा? कार्बन नंबर 4 पर या 2 पर? अगर ये 2 पर आता है तो H को शिफ्ट करवा के आएगा या मिथाइल को शिफ्ट करवा के? बात समझ में आ रही है? तो इसमें पहला ऑप्शन था कि हाइड्राइड शिफ्ट एट कार्बन नंबर 2 और दूसरा ऐसे ही कर करके 4 ऑप्शन थे। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई 2010 में आया था या 11 में आया था कि ये रीअरेंज होके इधर ही आना पसंद करेगा। क्या एडवांटेज है इधर आने से? प्लस एम का एडवांटेज है। प्लस एम के लिए कार्बोकेटाइन कुछ भी कर सकता है और ये इधर की ओर आ जाएगा, ये CH2 बन जाएगा और ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि कौन सा वाला शिफ्ट होगा, 4 ऑप्शन दे दिए थे कि कौन सा वाला शिफ्ट होगा। हाइड्राइड एट कार्बन एट C2 विल शिफ्ट, हाइड्राइड एट C4 विल शिफ्ट, मिथाइल एट C2 विल शिफ्ट, मिथाइल एट C4 विल शिफ्ट। ऐसे करके 4 ऑप्शन देके उन्होंने जेई में ये सवाल पूछा था एक बार, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आपके लिए, क्या इसमें कोई शिफ्ट होगा? शिफ्ट होगी किधर जाना पसंद करेगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में क्यों? प्लस एम एफ ओ एम। तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट बना लोगे क्या? फिर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये क्या बन जाएगा बता दो। ये भी जेई का क्वेश्चन है। जेई ने डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बाद में न्यूक्लियोफाइल यही लगाना है जहां प्लस चार्ज आएगा। मेन क्वेश्चन यही था कि प्लस चार्ज कहां आएगा। मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब आप एग्जैक्टली बता दें कि रीअरेंजमेंट के बाद प्लस चार्ज कहां आएगा, और क्योंकि ये sp2 हो जाएगा तो रेसिमिक मिक्सचर भी बनेगा, ठीक है ना। समझ आ गई बात? तो जेई का पिछला वाला एग्जांपल भी जेई में आ चुका है और ये वाला एग्जांपल भी जेई का ही है। कर दोगे? एक आखिरी, जरा हम एक 7 मेंबर रिंग ले लें और उसके अंदर एक 4 मेंबर रिंग ले लें। यहां प्लस चार्ज है, यहां पर 2 फिनाइल्स ले लिया है। आपको इसमें कोई रीअरेंजमेंट का कुछ सीन दिख रहा है? एक 7 मेंबर रिंग है, एक 4 मेंबर रिंग है, बाइसाइक्लो है। 4 मेंबर रिंग का रिंग एक्सपेंशन कर दें तो 7 का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर हमने इसको शिफ्ट किया यहां से यहां तो प्लस चार्ज यहां आ जाना है। क्यों? अगर 1 2 बॉन्ड शिफ्ट किया, 1 कहां पर है? ये, और 2 है जहां पॉजिटिव चार्ज है। तो 1 2 बॉन्ड शिफ्ट करने से जरा ध्यान से देखें, ये 5 मेंबर रिंग बन जानी है, ये प्लस चार्ज, और यहां पर 2 फिनाइल लग रहे हैं। क्या बेटे? अभी फिनाइल शिफ्ट भी होगा क्या? हाँ, वेरी गुड। 1 2 pH माइनस शिफ्ट से क्या फायदा हो जाएगा? टर्शरी और रेजो स्टेबल। तो 7 मेंबर रिंग में अंदर एक 5 मेंबर रिंग बन गई, बोलेंगे तो एक 5 एक 6 का कॉम्बिनेशन बन गया, फिनाइल शिफ्ट हो गया और प्लस चार्ज यहां आ गया। समझ गए? तो ये रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन दोनों इसमें एसोसिएटेड है। कर दोगे अभी? तो बड़ा रेयरली, अगर मान लो बॉयज पे अटेंशन, अगर मान लो यहां पर एक प्लस चार्ज है और यहां OH है, तो ये यहां पर OH, सॉरी, यहां पर अगर OH है तो 7 मेंबर्ड रिंग का एक्सपेंशन देखा गया है। 6 मेंबर्ड रिंग का 7 मेंबर्ड में ये 1 2 बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। समझो तो अगर ये बॉन्ड यहां से ओपन होकर इधर चला गया तो प्लस चार्ज यहीं OH पर आ जाएगा और रिंग भी 7 मेंबर्ड हो जाएगी।
ठीक है ना। तो ये जो है रिंग 7 मेंबर्ड, और यहां पर ये दो मिथाइल्स जो है वो रिंग के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि जिस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं वो कार्बन तो रिंग का पार्ट बन गया, और उसके पड़ोसी कार्बन पर जहां OH है वहां प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस एम की स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करता है ये, और बाद में इसमें से H+ अगर फायर हो जाए तो 7 मेंबर्ड रिंग विथ 2 मिथाइल्स एंड कीटोनिक ग्रुप। ठीक है। अगर ये प्लस चार्ज हो तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग ही शिफ्ट हो जाती है। ये बन जाता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये रीअरेंजमेंट के दौरान अगर कोई कायरल ग्रुप शिफ्ट हुआ है तो उसकी कायरलिटी पर फर्क नहीं पड़ता, यानी कॉन्फ़िगरेशन पर फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग माइग्रेशन। माइग्रेशन से कॉन्फ़िगरेशन पर फर्क नहीं पड़ता। कैसे, जरा देखो। मान लो हमने यहां पर एक कायरल सेंटर ले रखा है, ठीक है ना। यहां प्लस चार्ज है, इस पर एक ये ग्रुप लगा हुआ है, पूरा एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, एक मिथाइल लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है, ठीक है ना, या 2 मिथाइल्स लगा देता हूं, ये कायरल नहीं है, और यहां पर एक प्लस चार्ज है। बोलो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, मिथाइल या ये वाला ग्रुप? ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देख लो, क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन, बोल दो। 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये S है, S कॉन्फ़िगरेशन है ना। ये S का S ही रह जाएगा माइग्रेशन के बाद भी, ठीक है। तो माइग्रेशन के बाद जिस कार्बन पर 2 मिथाइल बचे रह जाएंगे वहां प्लस चार्ज आ जाएगा। इस CH2 पर ये वाला ग्रुप माइग्रेट होकर आया है, ठीक है ना। ये वाला ग्रुप माइग्रेट होकर आया है, जिसमें कि यहां पर ऐसे ये ग्रुप आया ना माइग्रेट होकर, देख लो। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। 1 2 3, ये ऐसा है तो उल्टा कर लो, किसी एक को स्विच कर दो, हो जाएगा। तो S का S ही रहना है, कहने का मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वही रहेगा, ठीक है ना। मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ ही वो माइग्रेट कर गया, तो माइग्रेशन के बाद भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, यहां हो जाएगा। ये CH2 तो ओरिजिनल है जो पहले से पड़ा हुआ था, इसके बाद ये CH2 CMe-ET ये आया है, तो CH2 CMe-ET, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन जब लेफ्ट से राइट में आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने के लिए एक स्विच तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी, माइग्रेशन के बाद भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करता हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम सबसे पहले सैचुरेटेड कार्बन की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और उसमें भी काम आने वाले कुछ चीजें और पहले पढ़ लेते हैं, जैसे सॉल्वेंट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके ही होती है। सॉल्वेंट मेनली 2 तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट।
नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, CCl4 या पेट्रोल ईथर, पेट्रोल या फिर कोई और दूसरा गैसोलीन, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, टोलुइन भी इसी में आ जाता है। पोलर सॉल्वेंट फिर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हम बोलते हैं PPS शॉर्ट में, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, PAS। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम उनको बोलते हैं विच कैन फर्निश H+। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तभी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, और उनमें भी जो H+ फर्निश कर सकें वो कहलाते हैं PPS। जैसे कि सारे हाइड्रोक्सिलिक वाटर, एल्कोहल या कोई भी इस तरह का कोई भी जो H+ फर्निश कर सकता हो, जो H+ फर्निश कर दे वो PPS, जो पोलर तो हो लेकिन H+ फर्निश ना कर सके वो PAS। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है ईथर। ईथर इज अ वेरी गुड PAS। या फिर एसीटोन। एसीटोन इज वेरी वेल नोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। एक और बड़ा ही पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर एक कंपाउंड है जो PAS की तरह यूज होता है, इसका नाम है डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं DMSO, ठीक है ना। एक और है जो बहुत पॉपुलर है, वो है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं DMF। दिस इज वेरी पॉपुलर। एक और है डाईमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है ना। एक और है, इसका नाम है डाईमिथाइल एसिटामाइड, और DMA के नाम से ये बड़ा पॉपुलर है, ठीक है ना। सॉल्वेंट्स को पहचानना जरूरी है। हाइड्रोक्सिलिक नेचर के जो सॉल्वेंट हैं वो PPS हैं, और जो पोलर हैं लेकिन H+ फर्निश नहीं कर सकते। H+ फर्निश कर देने वाले कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें OH ग्रुप हो, NH ग्रुप हो, SH ग्रुप हो, ठीक है ना, वो H+ फर्निश कर सकते हैं। जो H+ फर्निश नहीं कर सकते लेकिन पोलरिटी है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उनको हम PAS बोलते हैं। सॉल्वेंट को पहचानना जरूरी इसलिए है क्योंकि PPS जो है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, जबकि PAS जो है वो SN2 रिएक्शंस को फेवर करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब हम SN1 पढ़ रहे होंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि SN1 रिएक्शन हो रही है। जब SN2 पढ़ रहे होंगे हेडिंग डाल के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी? जब हमें डिसाइड करना हो कि मतलब SN1 रिएक्शन है या SN2 है, तो वैसे में सॉल्वेंट जो वहां पे लिखा होगा वो भी हिंट करेगा हमें, ठीक है ना। ये वाले सॉल्वेंट अगर लिखे होंगे तो वो SN1 के फेवर में होंगे, और वो वाले सॉल्वेंट होंगे तो SN2 के फेवर में होंगे, ठीक है। रिएजेंट्स दो तरह के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, हम इसको शॉर्ट में इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोल देते हैं या E+ लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स या फिर E+। और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। दो ही तरह के रिएजेंट्स फिलहाल हम यूज करेंगे, इनको न्यूक्लियोफाइल्स भी बोल देते हैं। NU- से इसको डिनोट करते हैं। फिलिक मतलब होता है लविंग, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है वो इलेक्ट्रोफाइल्स,
न्यूक्लियस लविंग जो होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तलाश में जो रहते हैं, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। सबसे पहले जरा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की एग्जैक्टली अभी तुरंत हमें जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम रिएजेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ लेंगे, और न्यूक्लियोफाइल्स ही अभी हमें यूज करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं साहब? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं एंड न्यूट्रल भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं ये। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को लुईस एसिड भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड्स, अंडरस्टैंड। Not only they accept electron pair from any electron rich center, but also they form bond with that electron rich center, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे पॉजिटिवली चार्ज में H प्लस, सारे कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? Cl प्लस, Br प्लस, ये क्लोरीनियम आयन, ब्रोमीनियम आयन, आयोडीनियम आयन, ये सब बनते हैं। उसके अलावा नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन भी बनता है, ठीक है ना। ईएम जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर सीकिंग स्पीशीज, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दैट्स व्हाई दे आर लुईस एसिड एज वेल। कुछ न्यूट्रल वाले देख लो, न्यूट्रल वाले जैसे SO3 although is neutral but sulfur is highly electron deficient because of the connection with 3 electronegative elements oxygens, ठीक है ना। SO3। कुछ कार्बीन्स होते हैं, कार्बीन ऐसी स्पीशी होती है जिनमें कि कार्बन पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो ऐसे कार्बीन, या फिर एल्काइल कार्बीन, या फिर डाई अल्काइल कार्बीन, या फिर हेलो कार्बीन, या फिर डाई हेलो कार्बीन, ठीक है ना। दिस इज अल्काइल कार्बीन, दिस इज डाई अल्काइल कार्बीन, दिस इज हेलो कार्बीन एंड दिस इज डाई हेलो। डाई क्लोरोकार्बीन, शॉर्ट में DCC बोलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक बहुत फेमस रिएक्शन करता है, रीमर-टीमन रिएक्शन। मेटल आयंस में प्लेटिनम, ठीक है ना, Ag प्लस, Ag2 प्लस, ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल्स ही हों ये जरूरी नहीं है। उसके कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिख देता हूं, जरा ध्यान रखना। पॉजिटिवली चार्ज तो हैं लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं हैं। एग्जांपल के लिए H3O प्लस इज हाइड्रोनियम आयन, यू मस्ट हैव यूज्ड ऑफन। ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को डोनेट करके ये आयन बनवा रखा है और अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। या अमोनियम आयन Sp3 है, अमोनिया ने ऑलरेडी एक H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रखा है और अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है 4 वो पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। या Na प्लस एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 281, उसने एक आखिरी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है तो बन गया वो 10, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन में है, सुखी है, अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के कंडीशन में नहीं है। सो Na प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल ऑल्दो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इवन K प्लस। तो मैं कहना चाहता हूं कि सारे ही पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल्स हों ये आवश्यक नहीं है। बात समझ में आ गई? जरा इसको नोट करें।